तारीख थी 10 जून 2011। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कमलेशपुरम कॉलोनी की रहने वाली एक लड़की किसी जरूरी काम से घर के बाहर निकलती है, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं आती। घर वाले परेशान होकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाते हैं। एक जवान लड़की के गायब होने की खबर से शहर भर में हंगामा हो जाता है। पुलिस जल्दी से उस लड़की को ढूंढने निकलती है, मगर मुर्दा। लड़की का शव परिवार वालों को सौंप दिया जाता है और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि उस लड़की की हत्या किसने की है। पुलिस इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए दिन रात एक कर देती। पुलिस की मेहनत रंग लाती है और आखिरकार पुलिस को सबूत भी मिल जाता है और वो हिला देने वाला था। दुनिया की नजर में जिसकी हत्या हुई थी, असल में वो ही खूनी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? जिसका कत्ल हुआ वही इस केस की कातिल निकली। अब मैं आपको इस सच्ची घटना की कहानी बताने जा रही हूँ। उसमें सच में ऐसा ही हुआ था। चलिए जानते हैं सब कुछ वीडियो में आगे। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी की सबसे अहम किरदार है शिखा दुबे। शिखा दुबे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कमलेशपुरम इलाके में अपने परिवार वालों के साथ रहा करती थी। 2011 में शिखा दुबे की उम्र 23 साल थी और वह उस समय दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। शिखा देखने में बेहद ही मासूम और शरीफ थी। शिखा 10 जून 2011 को कुछ जरूरी काम से घर से बाहर निकलती है। शिखा घर वालों से कहकर जाती है कि थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। काफी देर हो जाती है मगर वो वापस नहीं लौटती। जैसे जैसे शाम होती है, परिवार वालों की चिंताएं भी बढ़ने लगती हैं। ज्यादा अंधेरा हो जाने पर परिवार वाले अपने स्तर पर शिखा दुबे की खोज शुरू कर देते हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों तक भी फोन किया जाता है, मगर शिखा की जानकारी कहीं से नहीं मिलती। जब शिखा का कहीं भी पता नहीं चलता तो थक हार कर शिखा दुबे के पिता राम प्रकाश दुबे गोरखपुर के एक पुलिस थाने में जाकर बेटी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस वाले राम प्रकाश दुबे से पूछते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है, तो जवाब में वो दीपू यादव का नाम लेते हैं। दीपू यादव भी इस कहानी का दूसरा सबसे अहम किरदार है। राम प्रकाश दुबे के मुताबिक दीपू यादव उन्हीं की पड़ोस में रहता है। पुलिस को दिए गए बयान में राम प्रकाश दुबे बताते हैं कि दीपू यादव अक्सर उनकी बेटी शिखा दुबे को परेशान किया करता था, इसलिए उन्हें शक है कि हो ना हो दीपू यादव ने ही उनकी बेटी को कहीं गायब किया है या फिर उसकी हत्या कर दी है। शक जताए जाने पर पुलिस तुरंत दीपू यादव के घर पहुंचती है। वहां जाकर पता चलता है कि दीपू यादव खुद ही लापता है। अब पुलिस वालों का शक यकीन में बदल जाता है और वो दिन रात दीपू यादव को ढूंढने में लग जाते हैं। इधर पुलिस शिखा दुबे की तलाश में भी लगी रहती है। इसी खोजबीन के दौरान पुलिस को सरयू कैनाल कॉलोनी के पास के जंगल में एक लाश मिलती है। ये लाश एक लड़की की थी। लाश का चेहरा बहुत ही भयानक तरीके से बिगाड़ दिया गया था। चेहरे से पहचान करना मुश्किल था। एक लड़की की लाश मिलते ही पुलिस वाले तुरंत ही प्रकाश दुबे के परिवार वालों को बुलाते हैं और उनसे पहचान करने के लिए कहते हैं कि कहीं ये शव उनकी गायब हुई बेटी शिखा दुबे का तो नहीं। खबर मिलते ही शिखा दुबे के परिवार वाले लाश की पहचान करने के लिए आ जाते हैं। क्योंकि चेहरा पूरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था, इसलिए चेहरे से तो पहचानना असंभव था, लेकिन शरीर पर पहना हुआ कपड़ा, शव के आसपास बिखरे हुए सामान, पैरों में पहनी गई चप्पल, गले में मौजूद काला धागा और लड़की की कद काठी चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही थी कि ये सामने मरी हुई लड़की
कोई और नहीं, शिखा दुबे है। परिवार वाले भी आखिरकार उस शव की पहचान अपनी बेटी शिखा दुबे के तौर पर करते हैं, क्योंकि भले ही चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन शरीर पर पड़े हुए कपड़े वही थे जो शिखा दुबे अंतिम बार अपने घर से पहनकर निकली थी। और पास में पड़ी हुई चप्पल और काले धागे जैसा और कई सामान मिला था, वो सब शिखा दुबे का ही था। पहचान होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि गला दबाकर हत्या करने के बाद लड़की के चेहरे को धारदार हथियार से काटा गया है और बाद में किसी चीज से हमला करके चेहरे को बर्बाद भी किया गया है। इसके अलावा पोस्टमार्टम में सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी पुष्टि होती है। शरीर के कई जगहों को सिगरेट से जलाया भी गया था। मतलब लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार किया गया था। इस दरिंदगी की खबर बाहर आते ही लोगों का गुस्सा भड़क जाता है और लोग जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगते हैं। इधर पोस्टमार्टम के बाद सभी जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद लड़की के शव को परिवार वालों को सौंप दिया जाता है, जो विधिवत तरीके से इसका अंतिम संस्कार भी करते हैं। इस घटना ने बड़े स्तर पर अखबारों की सुर्खियां बटोरी थी और लोगों में बड़ा गुस्सा था। इसलिए पुलिस भी तत्परता दिखाते हुए जल्द से जल्द मुजरिमों को ढूंढने में लग जाती है। चूंकि शिखा दुबे के पिता ने दीपू यादव नामक लड़के पर शिखा दुबे की हत्या का शक जताया था, इसलिए पुलिस दीपू यादव को ही प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए हाथ पैर मारना शुरू कर देती है और दीपू यादव से जुड़े दर्जनों लोगों को उठाया जाता है। यहाँ तक कि दीपू यादव के 50 से ज्यादा दोस्तों से पूछताछ होती है, मगर दीपू यादव का अता पता नहीं चलता। काफी मेहनत के बाद दीपू यादव का एक करीबी दोस्त पुलिस के हाथ लगता है। पूछताछ करने पर वह खुलासा करता है कि दीपू यादव अक्सर सोनभद्र आया जाया करता था और पिछले कुछ दिनों में उसने सोनभद्र का जिक्र भी कई बार किया था। अब गोरखपुर पुलिस सीधे सोनभद्र का रुख करती है और दीपू यादव की तलाश में सोनभद्र का कोना कोना छान मारती है। तलाश कई घंटों तक होती रहती है, पर कहीं भी दीपू यादव का पता नहीं चलता। पर फिर भी पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते और अपनी तलाश जारी रखते हैं। इसी तलाश में वह एक ऐसे घर में पहुंचते हैं जो अंदर से बंद था। पुलिस वालों ने आकर दरवाजे पर दस्तक दे दी। कई बार खटखटाने के बाद एक लड़की दरवाजा खोलती है। उस लड़की को देखकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि उसी शिखा दुबे नाम की लड़की ने खोला था। वही शिखा जिसका अंतिम संस्कार परिवार वालों ने बस अभी अभी किया था। जिस शिखा दुबे के कातिल को पुलिस तलाश कर रही थी, अब वही शिखा दुबे पुलिस के सामने खड़ी थी। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर पुलिस वालों ने शिखा दुबे को कैसे पहचाना। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब शिखा दुबे के पिता ने बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, तो उन्होंने शिखा दुबे की कुछ तस्वीरें भी पुलिस वालों को दी थी। शिखा दुबे को जिंदा देखकर हैरान होते हुए पुलिस वाले मामला समझने की कोशिश करते हैं और तुरंत घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर के अंदर का नज़ारा और भी हैरान कर देने वाला था। कमरे में पुलिस वालों को कोई और नहीं बल्कि इस केस का प्राइम सस्पेक्ट दीपू यादव दिखता है। मतलब जिस लड़की शिखा दुबे की हत्या हुई थी वो, और जिस लड़के दीपू यादव पर हत्या का इल्जाम लगा था वो, दोनों एक ही घर में सोनभद्र में साथ रहते थे। यहाँ एक और बड़ा सवाल ये था कि जिस शिखा दुबे का कत्ल हुआ था वो तो पुलिस को जिंदा मिल गई थी, तो अभी अभी परिवार वालों ने जिस लड़की को
अपनी बेटी मानकर अंतिम संस्कार किया था वो कौन थी? उसकी हत्या किसने की? अब पुलिस इन सभी सवालों का जवाब तलाशने में लग जाती है। इन सभी सवालों का सही जवाब तो शिखा दुबे और दीपू यादव ही दे सकते थे। इसलिए पुलिस वाले इन दोनों को सोनभद्र से गिरफ्तार करते हुए गोरखपुर लेकर आते हैं और यहाँ आकर इन लोगों से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है और सच में हिला देने वाला खुलासा होता है। शिखा दुबे बताती है कि दीपू यादव भी उसी के कॉलेज में पढ़ता था और उसके घर के आसपास ही रहता था। उसके कॉलेज में इन दोनों की मुलाकात हुई थी और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दुनिया की नजरों से बचकर दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं, पर इस प्यार की खबर आखिरकार शिखा दुबे के परिवार वालों को लग जाती है और वो शिखा दुबे पर कई तरह की पाबंदियां लगा देते हैं। इसी कारण दीपू यादव और शिखा दुबे का मिलना जुलना बंद हो जाता है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य रहता है, मगर मौका मिलते ही फिर से शिखा और दीपू मिलने जुलने लगते हैं और मौका मिलते ही गोरखपुर के एक मंदिर में जाकर 18 अप्रैल 2011 वाले दिन चुपचाप शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों इस बात की भनक किसी को नहीं लगने देते और अपने अपने घर पर रहने लगते हैं। दीपू यादव शिखा को अपने साथ रखने के प्लान पर काम करने लगता है। इन दोनों को अच्छे से पता था कि अगर परिवार वालों को बता भी दिया कि हमने शादी कर ली है, तब भी परिवार वाले नहीं मानेंगे। इसलिए अब दोनों दूसरे विकल्प की तलाश में लग जाते हैं ताकि साथ रह सके। दीपू यादव अपनी इस परेशानी का जिक्र सुप्रीव से करता है। सुप्रीव का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, वो ट्रक भी चलाया करता था। दीपू यादव की सारी बातें सुनने के बाद सुप्रीव इन दोनों को बताता है कि मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो दिखने में काफी हद तक शिखा दुबे की तरह ही है। उसकी कद काठी और लंबाई भी पूरी तरह से शिखा दुबे से मिलती है। अगर हम उसकी हत्या कर दें और हत्या करने के बाद उसे शिखा दुबे के कपड़े पहना दें और उसका चेहरा बिगाड़ दे, तो लोग शिखा दुबे को मरा हुआ समझ लेंगे और फिर तुम दोनों किसी दूसरे शहर में जाकर बड़े आराम से रह सकते हो। दीपू यादव और शिखा दुबे को सुप्रीव का ये आइडिया काफी पसंद आया और दोनों इस प्लानिंग को हकीकत में बदलने के मिशन पर लग जाते हैं। प्लान के मुताबिक अब सुप्रीव शिखा दुबे के जैसी दिखने वाली लड़की पूजा कुमारी से कांटेक्ट करता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक नौकरी है, अगर तुम चाहो तो मुझसे आकर मिल सकती हो। पहले महीने की सैलरी भी तुम्हें एडवांस में दी जाएगी। पूजा कुमारी की उम्र भी यही कोई 25-26 साल थी। उसकी एक 3 साल की बेटी भी थी। क्योंकि पूजा कुमारी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वो काम की तलाश में ही थी, इसलिए जब सामने से ऑफर आता है तो पूजा कुमारी मना नहीं करती और वो काम की तलाश में सुप्रीव से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। सुप्रीव भी इस बात की जानकारी शिखा और दीपू को देता है और तय होता है कि 10 जून को प्लानिंग को अंजाम दिया जाएगा। प्लान के मुताबिक सुप्रीव अपना ट्रक लेकर सोनभद्र से गोरखपुर निकल जाता है ताकि वो पूजा को अपने साथ ले आ सके। इधर तय समय के मुताबिक शिखा दुबे भी अपने घर से निकलकर दीपू यादव से मिलती है और बाजार जाकर कुछ नए कपड़े खरीदती है। इधर सुप्रीव पूजा को लेकर वापस आने लगता है। वापस आते हुए वो पास के एक जंगल में गाड़ी रोकता है और पूजा से कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग तुमसे मिलेंगे जो काम देंगे। इसी के बाद बहाने से गाड़ी रोककर पूजा को जंगल में ले जाते हैं। यहाँ पर दीपू और शिखा भी आ जाते हैं। यहाँ आकर बड़ी बेरहमी से सुप्रीव और दीपू गला दबाकर पूजा की हत्या कर देते हैं।
इसके बाद शिखा दुबे बाजार से लाए हुए नए कपड़े पहनती है और जो कपड़े पहनकर वो घर से निकली थी वो कपड़े पूजा को पहना देती है। यहाँ तक कि जो काला धागा अक्सर शिखा अपने गले में पहना करती थी वो भी पूजा के गले में डाल देती है ताकि इस लाश की पहचान शिखा के तौर पर की जाए। शिखा अपनी चप्पल भी पूजा के शव के आसपास ही छोड़ देती है। अपना सब कुछ पूजा को पहनाने के बाद शिखा पूजा को तैयार कर देती है। कपड़ों के आधार पर तो शिखा मर चुकी थी मगर चेहरे से अब भी पूजा के तौर पर ही पहचानी जा सकती थी। इसलिए अब सुप्रीम तथा दीपू मिलकर ट्रक से लोहे का बड़ा सा रॉड निकालते हैं और बड़ी बेरहमी से पूजा के चेहरे पर मारना शुरू कर देते हैं। ये लोग तब तक उस रॉड से पूजा के चेहरे पर हमला करते रहते हैं जब तक कि पूजा का पूरा चेहरा बिगड़ नहीं जाता। इसके अलावा ये लोग पूजा के शरीर को सिगरेट से भी बड़ी बेरहमी से जलाते हैं ताकि इस मामले को दूसरा रूप दिया जा सके। हत्या करने के बाद दीपू तथा शिखा दुबे तुरंत वहां से सोनभद्र की तरफ भाग जाते हैं, जबकि सुप्रीम अपने साथी बलराम के साथ मिलकर शिव को वहां से उठाकर सरयू कैनाल के पास के जंगल में लाकर फेंक देता है और फिर छुप जाता है। कुछ दिनों तक तो शिखा और दीपू का प्लान बहुत अच्छे से काम करता है मगर जैसे ही शिखा दुबे पुलिस के हाथ लगती है इनके राज से पर्दा उठ जाता है। शिखा दुबे और दीपू यादव के इस खुलासे को सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर कोई हैरान था कि मासूम सी दिखने वाली शिखा दुबे ने इतने संगीन अपराध को अंजाम दिया। शिखा ने अपने प्यार के साथ के लिए एक 3 साल की मासूम के सिर से उसकी मां की छाया छीन ली। इस खुलासे के बाद जब शिखा दुबे को पिता के सामने लाया जाता है तो उन्हें कुछ पलों के लिए यकीन ही नहीं होता कि जिस बेटी को वो मरा हुआ समझकर अंतिम संस्कार कर चुके थे वही अब उनके सामने है। पिता बेटी का चेहरा छूकर यकीन करने की कोशिश करते हैं कि वो जिंदा है। वो भावुक हो रहे थे लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए कहते हैं कि जितने संगीन अपराध को इसने अंजाम दिया है इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये मेरे लिए मर चुकी है। पुलिस शिखा दुबे, दीपू यादव, सुप्रीम और बलराम को जेल भेज देती है और पूजा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सेक्सुअल हैरासमेंट का भी जिक्र था मगर इन लोगों में से किसी ने भी सेक्सुअल असॉल्ट की बात नहीं स्वीकारी और पुलिस भी इस बात को साबित नहीं कर सके। फिलहाल इस केस की स्थिति क्या है सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा। 2011 में घटी इस घटना के अपराधी कुछ साल तक तो जेल में थे लेकिन अब कुछ साल बाद दीपू यादव और शिखा दुबे बेल लेकर बाहर आ जाते हैं। दोनों अलग अलग शादी करके अपनी दुनिया बसा चुके हैं। वहीं कुछ खबरों के मुताबिक इस केस की फाइलें आज भी अदालत में धूल फांक रही हैं। अब तक कोई भी अंतिम फैसला नहीं आया है। हम इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते मगर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।